हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स का तीसरा क्लास। और पिछले वीडियो में हम दो क्लास इकोनॉमिक्स का ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के और वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कल के वीडियो में हम लोग स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़े थे, मतलब ठीक है। और आज के वीडियो में हम जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती का दोस्तों नोटिफिकेशन भी आ गया है और जल्द ही 15 तारीख से फॉर्म भराएगा। तो आप लोग अच्छे से फॉर्म भरिएगा और तैयारी अच्छे से ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इन्वायरमेंट अलग से एक टॉपिक दिया गया है बीपीएससी एग्जाम में, जो कि शिक्षक भर्ती है और बीपीएससी में भी पूछा जाता है, जो 69 होने वाला है। तो इसके लिए हमें जब बीपीएससी के थ्रू एग्जाम हो रहा है तो डिटेल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम एकदम डिटेल आपको लेके चल रहे हैं इन्वायरमेंट का। ठीक है, कल स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र पढ़े थे, आज जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें आवास का मुख्य आधार जल हो, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है कि अपने चारों ओर का जो वातावरण है और उसमें जो समुदाय रहते हैं या जो जीव रहते हैं उसके साथ क्या संबंध है, यही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होगा, एक जल का क्या होगा, अपना एक आवरण होगा और उसमें रहने वाले जीव होंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं पिक में, ये जल के अंदर का फोटो है और अंदर में देखेंगे इस तरीके से क्या है, पौधे होते हैं और इसका अपना अलग पारिस्थितिकी तंत्र होता है जल का। ठीक है, तो जल का जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसका अपना एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक है, इसे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को दोस्तों जल में मौजूद लवण की मात्रा, मतलब लवण या नमक की मात्रा के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों अलवण जलीय पारितंत्र, अलवणीय जलीय पारितंत्र। दूसरा हो जाएगा दोस्तों समुद्री पारितंत्र, मतलब समुद्री पारितंत्र। और तीसरा जो हो जाएगा दोस्तों वो ज्वारनमुखी या एस्चुरी पारितंत्र। आप लोग पढ़े होंगे कि कुछ नदियां एस्चुरी बनाती है। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे एक एक करके। तो पहला जो है दोस्तों वो है अलवण जलीय पारितंत्र। अलवण जलीय पारितंत्र, इसमें दोस्तों लवण की मात्रा, जो नाम में ही लग रहा है कि अलवण, अ लगा रहा है मतलब निगेटिव सेंस है। तो अलवण में लवण की जो मात्रा होती है बहुत ही कम होती है। ठीक है, ये जलीय तंत्र जो है दोस्तों पारितंत्र, ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो अलवणीय जहाँ नमक कम होता है वो आपको दिखेगा झील में, तालाब में, नदी में, झरने में। झील, नदी, तालाब, झरना, इसका जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें क्या होता है, लवण की मात्रा काफी कम होता है। मीठा जल होता है, लवण की मात्रा बहुत कम होता है और यहाँ के जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो अलवण जलीय पारितंत्र होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें समुद्री पारितंत्र, तो आप लोग जानते हैं इसमें नमक की मात्रा 35 पीपीटी या उससे अधिक होता है। जो नमक की मात्रा ज़्यादा होता है पीपीटी पार्ट्स पर मिली। ठीक है, तो ये जो होता है 35 पीपीटी से अधिक होता है कहाँ पे, तो समुद्री पारितंत्र में। ठीक है, लवण की मात्रा ज़्यादा होता है समुद्र में। और उसके बाद तीसरा जो है ज्वारनमुखी या एस्चुरी पारितंत्र। यह जो है दोस्तों दो पारितंत्रों के बीच का संक्रमण, मतलब दो पारितंत्र, या तो स्थलीय पारितंत्र हो गया और जलीय पारितंत्र, दोनों के बीच का जो जगह होता है, आप लोग देखेंगे कि इधर से स्थल है, इधर से कुछ अलग चीज है, घास का मैदान है और यहाँ पे आपको कुछ जल का जमा मिल जाएगा। इस तरह के जो ज्वारनमुखी या एस्चुरी पारितंत्र बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के दो पारितंत्र के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है इसे बोलते हैं। इसमें कौन कौन सा आता है, एक तो एस्चुरी आता है और एक मैंग्रोव आता है। मैंग्रोव के बारे में एकदम डिटेल पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो उसके बाद बात हम करेंगे आर्द्र भूमि पारितंत्र। आर्द्र भूमि किसको बोलते हैं दोस्तों, ये न तो गहरे जलीय तंत्र, यहाँ पे न तो गहरा जलीय तंत्र होता है और न ही स्थलीय पारितंत्र होता है। मतलब कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे दलदली भूमि होती है, थोड़ा ही मात्रा में पानी होता है और पैर उसमें डालेंगे तो पूरा पैर अंदर चला जाएगा, दलदली होता है। ठीक है, बल्कि दलदली या कम जल वाले क्षेत्र होते हैं, इसे ही बोलते हैं आर्द्र भूमि। और इसी आर्द्र भूमि का भी दोस्तों अपना एक अलग पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक है, यह पोषक तत्वों का पुनर्निर्माण और जहरीले तत्वों को निष्क्रिय करती है। ठीक है, तो आर्द्र भूमि पारितंत्र जो है दोस्तों ये क्या करता है,
पोषक तत्वों का पुनः निर्माण करता है, यहाँ पोषक तत्वों का निर्माण होता है और जितने भी जहरीले तत्व है वो उसका क्या होता है, निष्क्रिय होता है। इसीलिए दोस्तों इसे प्रकृति का किडनी बोलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग से अगर पूछा जाए कि प्रकृति की किडनी किसे कहा जाता है तो आर्द्र भूमि को क्या बोला जाता है, प्रकृति का किडनी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, पोषक तत्वों का पुनः निर्माण करता है, फिर से निर्माण करता है और जितने भी जहरीले तत्व हैं उसको क्या करता है, निष्क्रिय कर देता है, मतलब कि खत्म कर देता है पूर्ण रूपेण। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 1985 से 86 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया। भारतीय सरकार के लिए द्वारा, आप लोग तो जानते ही हैं कि प्रकृति का किडनी बोला जाता है, तो इसको सुरक्षित रखने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम दिया गया राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम। और ये कार्यक्रम जो चलाया गया दोस्तों ये भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। तो पूछा जाए कि राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था, तो भारत सरकार के द्वारा। और कब, 1985 से 86 के वर्षों में ये चलाया गया था। ठीक है। इसका काम क्या था कि आर्द्र भूमि को संरक्षित करना, ठीक है, बचा के रखना। उसके बाद दोस्तों आर्द्र भूमि को लेकर एक रामसर सम्मेलन होता है जो कि विश्व स्तर पर, और ये रामसर सम्मेलन जो होता है 1971 ईस्वी में। ठीक है। रामसर जो है दोस्तों एक जगह है जो कि कैप्सिकन सागर के तट पे है और ये ईरान में है। ठीक है। कहाँ पे है, तो ईरान में पड़ता है, कैप्सिकन सागर के तट पे। ठीक है। इसमें दोस्तों आर्द्र भूमि और उसके संसाधनों के संरक्षण और उसके सही उपयोग के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की एक रूपरेखा तय की गई। इसमें एक बैठक हुआ और इसमें ये फैसला किया गया कि जो आर्द्र भूमि है उसको बचाया जाए और उसको किस तरीके से उस संसाधन को संरक्षित किया जाए, और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने के लिए एक रूपरेखा का निर्माण किया गया रामसर सम्मेलन में। ठीक है। और रामसर सम्मेलन जो हुआ था 2 फरवरी 1971 को हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी को जो हम लोग मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। एकदम याद रखिएगा दोस्तों, बीपीएससी में कई बार पूछा है क्वेश्चन, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। ठीक है। क्यों, तो क्योंकि इसी दिन रामसर सम्मेलन हुआ था। और क्वेश्चन पूछ दे रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है, तो आर्द्र भूमि को संरक्षित करने के संबंधित है। ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों भारत में रामसर साइट के बारे में। तो भारत में अभी करंट में दोस्तों 75 रामसर साइट है, रामसर स्थल है। ठीक है। जिसमें 2022 में दोस्तों 26 रामसर स्थल को जो नया 2022 में 26 रामसर स्थल को जोड़ा गया है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा रामसर स्थल की बात करें तो तमिलनाडु में 14 रामसर स्थल है। तो पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है। ठीक है। वहीं बात करें बिहार में, तो बिहार में भी एक रामसर स्थल है जिसका नाम है कांवर झील, और इसको दोस्तों हाल फिलहाल में ही 2022 में ही इसको रामसर साइट का एक दर्जा मिला था। और ये कहाँ पे है, तो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपको। ठीक है। कांवर झील तो बिहार का है, तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। ठीक है। पूछा भी गया है बीपीएससी के द्वारा। उसके बाद लास्ट का 2 याद रखेंगे, 74 नंबर का और 75 नंबर का। ये है दोस्तों हंगम आर्द्र भूमि संरक्षण रिजर्व, जो कि कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में। और दूसरा सालबुध वेटलैंड कंजर्वेटिव रिजर्व, ये भी जम्मू कश्मीर का है दोस्तों, जिसको लेटेस्ट मतलब क्या मिला है, रामसर साइट का दर्जा मिला है। ठीक है। तो आप लोग दोनों को याद रखेंगे। ठीक है। बाकी जितने टोटल 75 है उतना तो नहीं याद रखना है, लेकिन जो उसमें से मेन है उसको हम अलग से एक रामसर साइट को बना के आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, लिस्ट को। ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों अगला है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है दोस्तों, ये आर्द्र भूमि के सूची पर एक रजिस्टर है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कई बार पूछ देगा कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किससे संबंधित है, तो आर्द्र भूमि से संबंधित है। एक प्रकार का ये क्या है, रजिस्टर है, फाइल है। इसमें दोस्तों रामसर भूमि के रिकॉर्डिंग जितना भी रिकॉर्ड है उसको रखा जाता है। ठीक है। और इसमें भारत के दोस्तों 2 जगह का नाम शामिल है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में, तो इसको भी याद रखेंगे। एक है दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और ये कहाँ पे है दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों राजस्थान में है। तो इसको भी याद रखेंगे कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में है। और ये आर्द्र भूमि का जो स्तर है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, जिसमें इसका रिकॉर्ड रखा रहता है आर्द्र भूमि का, इसमें इसको जगह दिया गया है। दूसरा जो नाम है दोस्तों वो लोकटक झील मणिपुर का। इस दोनों को दोस्तों भारत के यही दोनों है जो कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। ठीक है, लोकटक झील मणिपुर और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। ठीक है। अब बात करेंगे मैंग्रोव पारितंत्र।
मैंग्रोव पानी पारी तंत्र, ये आप देख रहे होंगे, ये झाड़ी वाला पौधा है, इस तरीके का आपको बंगाल की खाड़ी के साइड में आपको मिलेगा बंगाल में। यह दोस्तों उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय समुद्री क्षेत्रों में पाया जाता है। बंगाल के खाड़ी के तरफ दोस्तों ये ज़्यादा मिलता है। पाए जाने वाला वृक्ष और झाड़ियों के ऐसे समूह है, यहाँ देख रहे हैं कि वृक्ष और झाड़ियों का समूह है जिसमें लवणीय जल को सहने की अच्छी क्षमता होती है। और इसमें जो होता है, फोटो आप लोग देख रहे हैं, इस ये मैंग्रोव जो जंगल है उसको दिया गया है। और मैंग्रोव पारी तंत्र में दोस्तों क्या होता है, लवणीय जल को सहने की काफ़ी अच्छी क्षमता होती है। और ये जो है दोस्तों कहाँ पाया जाता है, तो समुद्री किनारे, ठीक है। और मेनली बंगाल की खाड़ी में, ये पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा। उस मैंग्रोव वन की बात करें तो इसकी जो उत्पादकता है घास और समुद्री पारितंत्र के से अधिक है। उत्पादकता का मतलब हो गया, दो चीज़ आप लोग को बताए थे, एक तो होता है उत्पादक और एक होता है उपभोक्ता। उत्पादक वो होता है जो किसी चीज़ के, किसी भोजन का निर्माण करता है, किसी के लिए भोजन के रूप में काम आता है या किसी भी रूप में यूज होता है, तो उसको बोलेंगे उत्पादक। उपभोक्ता वो होता है जो वो उत्पादक का क्या करता है, उपयोग करता है। या जैसे पत्ता है, पत्ता क्या है, पेड़ पौधा क्या है, उत्पादक है। और मनुष्य उसको क्या करता है, खाने का काम करता है, तो मनुष्य क्या हो गया, उपभोक्ता हो गया, ठीक है। तो ये मैंग्रोव पारितंत्र जो है दोस्तों एक सबसे बड़ा उत्पादकता है, जो कि घास और समुद्री पारितंत्र से भी बड़ा क्या है, उत्पादकता है, ठीक है। उसके बाद एक याद रखना है आपको, सुंदरवन मैंग्रोव क्षेत्र, जो कि भारत में वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। यह विश्व का दोस्तों क्या है, कहाँ चला गया, विश्व का सबसे विस्तृत मैंग्रोव क्षेत्र है। तो भारत में ही है दोस्तों विश्व का सबसे विस्तृत मैंग्रोव क्षेत्र। पूछा जाए तो सुंदरवन मैंग्रोव क्षेत्र, और कहाँ पे है, तो भारत में विस्तृत मैंग्रोव क्षेत्र। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे जीव जंतुओं का निवास और प्रजनन स्थल है। और सुंदरवन मैंग्रोव जो है दोस्तों कहाँ पे है, तो भारत में, वेस्ट बंगाल में। और अगर पूछे ये सब यहाँ पे क्या है, तो विश्व का सबसे विस्तृत मैंग्रोव है। विश्व का सबसे विस्तृत मैंग्रोव पूछा, सबसे बड़ा मैंग्रोव कौन सा है या जंगल पूछे, तो यह है सुंदरवन मैंग्रोव क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद भीतरकनिका मैंग्रोव जो है दोस्तों, ये भारत के उड़ीसा में है। तो इसको भी याद रखना है कि भीतरकनिका मैंग्रोव क्षेत्र जो है दोस्तों, ये कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है परवाल भित्ति। परवाल भित्ति क्या होता है, परवाल जो है दोस्तों एक प्रकार का जंतु है। परवाल जो है एक प्रकार का जंतु है, आप लोग इसमें देख सकते हैं, ये फोटो परवाल का ही है। यह जुजेंथले नामक एक कोशिकीय शैवाल है जिसका नाम है जुजेंथले। और ये दोस्तों सहजीविता में रहते हैं, किसके साथ, परवाल पे। मतलब ये परवाल के ऊपर रहते हैं और उससे क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, और इसको बोलते हैं सहजीविता, ठीक है। यह परवाल की बात करें तो यह गर्म और स्वच्छ समुद्री जल में पाया जाता है, ठीक है। परवाल कहाँ पाया जाता है, तो गर्म और स्वच्छ समुद्री जल में। और इसकी भी उत्पादकता है दोस्तों वो काफ़ी अधिक होने के कारण इसे समुद्र का वर्षा वन बोलते हैं। तो पूछा जाए कि समुद्र का वर्षा वन किसे बोला जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि वर्षा वाला जो वन होता है वो काफ़ी घना होता है और काफ़ी उत्पादक होता है। तो उसी प्रकार से समुद्र का वर्षा वन जो बोला जाता है वो परवाल भित्ति को बोला जाता है, ठीक है, परवाल को बोला जाता है, ठीक है। ये मेनली भारत में आपको देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, मन्नार की खाड़ी में और कच्छ की खाड़ी में, ठीक है। तो कहाँ मेनली समुद्री जो इलाका है उसके आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बात करें परवाल विरंजक क्या होता है। परवाल पर दोस्तों आप लोग बताएं कि सहजीविता में रहता है जुजेंथले शैवाल। और जब ये जुजेंथले शैवाल जो है दोस्तों पर्यावरणीय घटकों के नकारात्मकता के कारण हट जाता है, जब उस पर प्रदूषण के कारण जब वो उस पर से हट जाता है, तब क्या होता है दोस्तों, परवाल वास्तविक रूप से सफ़ेद रंग में आ जाता है। वास्तविक रूप से क्या होता है, परवाल अपने सफ़ेद रंग में आ जाता है। और इसे ही दोस्तों क्या बोलते हैं, जब सफ़ेद रंग में आ जाता है तो परवाल विरंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो परवाल विरंजक बोलते हैं। परवाल विरंजक होने का मुख्य कारण क्या है, तो सागरीय जल में तापमान में वृद्धि। सागरीय जल में जब तापमान में ज़्यादा वृद्धि हो जाता है तो क्या होता है कि जो शैवाल है, जुजेंथले शैवाल, वो हट जाता है परवाल के ऊपर से, और उसके बाद परवाल उजला होके दिखने लगता है। और इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, परवाल विरंजक बोलते हैं, ठीक है। पूरा एकदम डीप में आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए पर्यावरण को, और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए जो टीचर वाला एग्जाम में आता है। क्योंकि जैसे जैसे हम पढ़ाते हैं, आप लोग का काम है कि प्रीवियस ईयर का कोई बुक खरीदिए, चाहे घटना चक्र का हो या कोई भी
लुसेंट का, और आप जितना भी हम पढ़ाते चल रहे हैं आप उसका ऑब्जेक्टिव जरूर करते चलिएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा क्लास का। ठीक है, अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है सुपोषण। सुपोषण क्या होता है दोस्तों कि उर्वरक, सीवेज का गंदा पानी जलीय पारितंत्र में पहुंच जाता है। जब जो भी गंदा पानी है, चाहे खेतों में जब हम उर्वरक का उपयोग करते हैं वही पानी, या फिर सीवेज का जो गंदा पानी है वो जलीय पारितंत्र में जब पहुंच जाता है तो वो क्या करता है कि वहां की पोषक तंत्र, पोषक जो होता है तत्व, उसकी मात्रा में सबसे ज्यादा वृद्धि कर देता है। और जैसे ही वहां पे क्या होता है, जैसे नदी में या फिर किसी जलीय क्षेत्र पारितंत्र में जब ये पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है गंदा पानी जाने से, तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, शैवाल की मात्रा अत्यधिक, पोषकों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होता है। और इसके बाद क्या होता है, वहां पे शैवाल की मात्रा बढ़ने लगती है। ठीक है, शैवाल की मात्रा बढ़ने लगती है। ठीक है, तो इसे ही दोस्तों क्या बोलते हैं, सुपोषण। मतलब पोषण की मात्रा को बढ़ना ही सुपोषण कहते हैं। और सुपोषण से क्या होता है कि वहां पे शैवाल की संख्या बढ़ जाती है और जल की सतह पर शैवाल की परत बन जाती है। कई बार आप लोग देखे होंगे कि जल पे क्या है, हरा हरा काई जम गया है, उसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं। जो गंदा जल रहता है तो उसमें जम जाता है। ठीक है, और यही जो परत बन जाता है इसी को बोलते हैं एल्गम ब्लूम। क्या बोलते हैं, एल्गम ब्लूम। एल्गम ब्लूम, एल्गम ब्लूम क्या है दोस्तों, शैवाल का एक परत है जो कि क्या होता है, जम जाता है जब गंदा पानी किसी जलीय पारितंत्र में पहुंचता है, चाहे नदी हो, नाला हो, झरना हो, कोई भी जलीय पारितंत्र हो। एल्गम ब्लूम क्या करता है दोस्तों, ये जल के रंग को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है, जैसे जल का रंग अगर ब्लू है तो उसको ब्राउन या रेड में बदल देता है, और जब रेड में बदल जाता है तो इसे ही दोस्तों लाल ज्वर कहते हैं। ठीक है, लाल ज्वर। ठीक है, रेड टाइड। तो समझ में आ गया, रेड टाइड पूछे तो रेड टाइड क्या है कि जब किसी जलीय पारितंत्र में, नदी, नाला, झरना, कहीं भी हम सीवेज का पानी या गंदा उर्वरक का पानी आप लोग वहां बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, तो वहां पे क्या हो जाता है दोस्तों, पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। और पोषक तत्व में मात्रा में वृद्धि को हम लोग सुपोषण बोलते हैं। और जब भी सुपोषण होता है तो क्या होगा, शैवाल की संख्या बढ़ जाएगी और जल की सतह पर ये एक तरह का लेयर बन जाएगा, और इसी लेयर को हम बोलते हैं एल्गम ब्लूम। ठीक है, एल्गम ब्लूम जो है दोस्तों ये क्या करता है, तो जल के जो कलर है दोस्तों, रंग है, उसको क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। जैसे कि किसी जल का रंग ब्लू है तो उसको ब्राउन या रेड में बदल देता है। रेड में जब कलर बदल जाता है जल का तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो लाल ज्वर बोलते हैं, या फिर रेड टाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड टाइड बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र का सार्वभौमिक नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो सार्वभौमिक नियम है दोस्तों, वो दो नियम है, आपको याद रखना है। पहला कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक ही दिशा में होता है, एक दिशीय होता है। नीचे हम लोग फोटो के हिसाब से देखेंगे, जैसे पौधा है, पौधा से हिरन को, पौधा को खाया तो इधर की तरफ ऊर्जा का प्रवाह हुआ, फिर हिरन को कौन खा दिया, इधर सियार खा लिया, फिर सियार को क्या किया, बाघ खा लिया। तो ऊर्जा का प्रभाव देख रहे हैं किधर हो रहा है, एक ही दिशा में हो रहा है। ठीक है, और प्रत्येक पोषण स्तर में पिछले पोषण स्तर की तुलना में 10% ही ऊर्जा संचित हो पाती है। ठीक है, और ये जो 10% ऊर्जा का सिद्धांत दिया था ये लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। ऊर्जा स्थानांतरण का 10% सिद्धांत इसी को बोलते हैं दोस्तों, और ये लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। इसमें देखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे कि पेड़ पौधा जो है दोस्तों सूर्य से क्या करते हैं, 2000 किलो जूल क्या है, एनर्जी लेता है। ठीक है, अब इस पौधे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पहले पोषण स्तर पे है। पेड़ पौधा किस में आता है, पोषण स्तर में। तो फर्स्ट पोषण स्तर में अगर आप लोग पहला क्लास देखे होंगे तो आप उसमें बताए थे कि जो सोपोषी होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधा क्या है, सोपोषी है, अपना भोजन खुद बनाते हैं और दूसरे के लिए क्या काम करता है, तो उत्पादक का काम करता है। और इसको दोस्तों प्रथम पोषण स्तर में रखते हैं। तो प्रथम पोषण स्तर वाले को जब द्वितीय पोषण स्तर वाला, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल वाला, जैसे हिरन हो गया, जब ये इसको खाता है, हिरन क्या है, शाकाहारी है, तो शाकाहारी जो आता है वो दोस्तों वो किस में आ जाता है, तो शाकाहारी सेकेंड पोषण स्तर में आ जाता है। और जब हिरन जब इसको खाएगा तो इस 2000 किलो जूल का मात्र 10% एनर्जी ही जो है दोस्तों वो हिरन के पास जाएगा। फिर अगर हिरन के पास 2000 किलो जूल आया, उसके बाद अगर लोमड़ी खाता है जो कि तीसरे पोषण स्तर में आता है, तो इसके पास जो हिरन का जो है दोस्तों एनर्जी मिला था हिरन को, इसका 10% एनर्जी
ही जाएगा, मतलब 200 किलो जूल ही एनर्जी इसको मिलेगा। और लास्ट में जो बाघ है वो खाता है तो इसके पास भी मात्र 10% ही आता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग पेड़ पौधे से जो प्राप्त होता है उसे ज़्यादा भोजन के रूप में सेवन करें। इससे हमें क्या होता है कि डायरेक्ट यहाँ से जितना एनर्जी है उसका 10% मिलेगा, तो हमको कितना मिलेगा, 2000 किलो जूल मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग इसका हिरन का मांस खा लेते हैं, वैसे खाना प्रतिबंधित है, ठीक है, जैसे बकरी का मांस खाते हैं, खस्सी का मांस खाते हैं, तो उसमें हमको क्या होता है, मात्र 200 जूल मिलता है, ठीक है। मान लीजिए पत्ता है, पत्ता को हमको कौन खाया, बकरी खाया। अब बकरी को कौन खा लिया, मनुष्य खा लिया। अब मनुष्य के पास, इसके पास 2000 जूल है, बकरी के पास कितना आएगा, तो बकरी के पास 20,000 है, बकरी के पास आएगा 2000। और मनुष्य जब खाएगा तो यहाँ भी 10% लग जाएगा, मतलब 200 किलो जूल ही एनर्जी आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें डायरेक्ट कौन सा फूड खाना चाहिए, तो पेड़ पौधे वाला, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आप लोग को याद रखना है कि सूर्य का जो ताप है दोस्तों, पारितंत्र के उत्पादकता को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक है। तो पूछा जाए कि पेड़ उत्पादकता को, जैसे उत्पादकता पेड़ पौधा हो गया जो स्वपोषी है, वो क्या करता है, भोजन निर्माण करता है, दूसरों के लिए भोजन के रूप में यूज होता है, तो वही क्या होते हैं, उत्पादकता। तो सूर्य का ताप जो है दोस्तों, ये उत्पादकता को सबसे ज्यादा प्रभावित हो करता है, क्योंकि पेड़ पौधे जो कि उत्पादक हैं, ये सूर्य के ताप से ही एनर्जी लेते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट जो कि पूछा जाता है, याद रखेंगे कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जाने पर पारितंत्र की उत्पादकता घटती है। अब देखिए, पृथ्वी क्या है दोस्तों, गोल है, आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश होता है, और ऊपर की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे, इस यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो क्या होगा, अक्षांश पे यहाँ पे सूर्य किरण पूरा पूरा पड़ता है, और ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो तिरछा पड़ता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, बर्फ लदा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर की तरफ जाएंगे और यहाँ पढ़ेंगे पोल पे, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, धीरे धीरे पारितंत्र की उत्पादकता क्या है, कम होने लगेगा। उत्पादकता कम होने लगेगा मतलब पेड़ पौधे कम होने लगेंगे। तो आप लोग देखेंगे जैसे जैसे बर्फीले प्रदेश में पहुँच जाएंगे, वहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे कम है, जैसे आर्कटिक हो गया, अटलांटिक हो गया, ठीक है, पोल पे। तो यही है कि उच्च निम्न अक्षांश, यहाँ हो गया निम्न अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश होता है। जो ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे तरफ आएंगे तो क्या होता है, पारितंत्र की उत्पादकता कम होते जाती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में यहीं तक, कल के वीडियो में हम फिर मिलेंगे और डिटेल कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप में दोस्तों जरूर इसको शेयर कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस पहुँचे, ठीक है। थैंक यू।